हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और आगे की स्टडीज़ के लिए। तो मेरा नाम है सचिन और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 3 को। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले हर बार की तरह एक क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे और आज का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोइड। एक न्यूक्लियोइड क्या है। ओके, समटाइम्स सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए क्या होता है कि कभी कभी एक सेल है उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे लेक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उस टाइम न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो ये आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का। सच अ न्यूक्लियस विथ नो डिफाइनाइट न्यूक्लियर बाउंड्रीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और वैसा न्यूक्लियस जिसके पास एक डिफाइनाइट बाउंड्री ना हो, ओके, वैसा न्यूक्लियस जिसके पास एक डिफाइनाइट बाउंड्री ना हो उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या है, इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं कि मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है और इस ऐसे न्यूक्लियस जिसके पास क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उसका मीन्स कह सकते हैं आउटर कवरिंग लेयर उतना अच्छा ना हो, तो वैसे न्यूक्लियस को जिसके पास एक न्यूक्लियर बाउंड्रीज है ना, डिफाइनाइट न्यूक्लियर बाउंड्रीज ना हो, वैसे न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स डू नॉट हैव अ डिफिनिट सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ओके, देखिए वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक डिफिनिट सेल मेम्ब्रेन ना हो, मीन्स कह सकते हैं एक उतना अच्छा सेल मेम्ब्रेन ना हो, आउटर कवरिंग उतना अच्छा ना हो, उस वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ओके, व्हाट आर यूकैरियोट्स। नाउ यूकैरियोट्स क्या है? तो ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब वैसे ऑर्गेनिज्म, ओके, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग कुछ डिफरेंस समझते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। अब ये प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से हम लोग एक डिफरेंस के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? देखिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, प्रोकैरियोट्स में सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट्स का बात करें तो द न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द सेल। ये है आपका सेल और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ओके, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है? तो जो जेनेटिक मटेरियल्स को, मीन्स कह सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता हो, तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि दे अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोकैरियोट्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो कौन से प्रोसेस से देते हैं? तो वो उस प्रोसेस को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स क्या होता है इसमें कि दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से, ओके, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मेथड से ये अपने ऑफस्प्रिंग को यानी अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में क्या है कि दे आर जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ हो। तो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली जनरली क्या आते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स का बात करें तो दे आर जनरली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जनरली यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस क्या है कि देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स।
अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि वैसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं तो इसको समझिए। मान लीजिए ये आपका सेल है, तो इसके अंदर जो भी आपका क्या होता है से जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एक ऑर्गेनेल से, ये मान लीजिए ऑर्गेनेल से। ऑर्गेनेल्स कहने मतलब जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइजोसोम हो गया, ये गोल्जी अपरेटस हो गया। ओके, तो ये सभी के सभी जो सेल मेम्ब्रेन मींस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सभी के सभी एब्सेंट होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट्स का बात करें तो देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितने भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जाम्पल बात करते हैं आपके प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। तो देखिए प्रोकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ओके, और यूकैरियोट्स को एग्जाम्पल के बात करें तो देखिए इसमें फंजाई है, प्लांट से, एनिमल से, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है आपके यूकैरियोट्स का। देखिए अब यहाँ पर हम लोग फिगर से समझते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को। ठीक है, यूकैरियोट देखिए, यूकैरियोट के अंदर हम लोग क्या बात किए कि इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है, सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि यूकैरियोट में काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोट का बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है ना। न्यूक्लियोइड क्या होता है, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैसा न्यूक्लियस जिसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफ़ी अच्छे वाला नहीं होता है। ओके, तो इसके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जैसे कहीं आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिख रहा है। तो ये सभी के सभी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन इट विच इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे ये है आपका सेल, ओके, और ये जो बाहर मैंने ड्रॉ किया ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक आपका फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो पूरा है ये सभी के सभी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। इन सभी सब्सटेंस को, सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन क्या, द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल ऑर्गेनेल्स दैट कैन परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द सेल। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने क्या बात किया, माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात किया, न्यूक्लियस का बात किया। तो ये सभी के सभी ऑर्गेनेल्स जो है, यहाँ पर ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका अपना अपना जो है अलग अलग फंक्शन होता है सेल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, ये क्या फंक्शन रोल करता है एक सेल के अंदर। तो it supports and suspends that the cell organelles and molecules। ये क्या करता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है या फिर सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सभी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि ये अपने जैसे, देखिए यहाँ पर जितना भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूल्स सभी के सभी अपने जगह पर फिक्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्म है जो एक जगह से दूसरे जगह इन लोगों को जाने नहीं दे रहा है, ये अपने जगह सभी को फिक्स करके रखा है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है कि द सेल्यूलर प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल्यूलर प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसा कौन सा सेल्यूलर प्रोसेस, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हो गया साइटोप्लाज्म का दूसरा फंक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल।
इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल सच एज हॉर्मोन्स। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए, यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सब्सटेंस को ये अलाउ करता है कि तुम एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा कर के मूव कर सकते हो। और वो सब्सटेंस क्या चीज़ है, तो उसे हम लोग जो है यहाँ पर हॉर्मोन्स बोल रहे हैं। ओके, इट डिजोल्व सेल्यूलर वेस्टेज। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या करता है कि सेल का जितना भी वेस्ट है, इन सभी को ये डिजोल्व कर लेता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म काफ़ी अच्छे से समझा दिया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि द सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम लोग समझते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, तभी से हम लोग जो है ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो अभी समझते हैं क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओके, इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स दैट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो एक सेल के अंदर वो सारा ऑर्गेनेल्स जिसके पास खुद का मेम्ब्रेन हो, एक सेल के अंदर वो सारा ऑर्गेनेल्स जिसके पास खुद का मेम्ब्रेन हो, है ना, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके, उसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो इन सभी को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेल्स आपका ज़्यादातर किस केस में, कैसे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, पेरोक्सीजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, साइटोस्केलेटन, ये सभी के सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यहाँ से अब तो क्लियर हो चुका होगा कि सेल ऑर्गेनेल्स हम कहते किसको हैं। नेक्स्ट देखिए, एक क्या पॉइंट कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन अ सेल। देखिए, अब क्या सिग्निफिकेंस है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का किसी भी सेल के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए कि द सेल परफॉर्म सेवरल फंक्शन, जो सेल है वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस, वो अलग अलग काम को करता है। द ऑर्गेनेल्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सेल। देखिए क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनेल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करते हैं सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस को, ये अलाउ करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को सेपरेट भी करने में, जो कि सेल के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए क्या है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, अब ऑर्गेनेल्स विच कैरी आउट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ इन अ सेल, वैसे ऑर्गेनेल्स जो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे कौन कौन सा ऑर्गेनेल हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, तो पहला आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गोल्जी अपरेटस, थर्ड आपका हो गया लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वेक्यूल्स, सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स। ये कुछ 8 के 8 जो है सेल ऑर्गेनेल्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेल के फंक्शंस के लिए। तो ये जो जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे सेल ऑर्गेनेल्स, इन सभी के बारे आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ओके, सबसे पहला देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो ये सबसे पहला तो एक सेल ऑर्गेनेल्स है। अब देखिए ये क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है एक सेल के अंदर। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होता है किससे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिख रहा होगा, विच कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफ़ी सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट करता है क्या चीज़, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स को या फिर सीट्स को। जैसे ये आपको यहाँ पर ट्यूब्स दिख रहा है ना, और ये आपको यहाँ पर सीट्स टाइप का दिख रहा है, तो ये सभी के सभी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर में थोड़ा गौर कीजिए क्या है, ये आपको यहाँ पर ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ राउंड सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर सेल के अंदर का न्यूक्लियस दिख रहा है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इधर क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और ये राइबोसोम्स का काम होता है कि ये किस चीज़ को बनाए, तो प्रोटीन्स को बनाए। हम लोगों ने पहले भी लेक्चर्स में ये बात को सुन चुका था। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे भी हम लोग जो है आने वाले स्लाइड्स में जो है वो समझेंगे। तो देखिए टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह का होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक जो यहाँ से यहाँ आपका बात किया जा रहा है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो आपको यहाँ ट्यूब के जैसा दिख रहा है ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए क्या कहता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल, दे गिव अ रफ टेक्सचर ऑफ अ सेल। अब क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या होता है कि सबसे पहली बात मान लीजिए आपका ये कोई एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये तो आप जानते हैं कि इसका काम होता है प्रोटीन्स को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो इसके वजह से क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर होता है, जिसके वजह से इसका जो सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो रफ हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सेकेंड देखिए आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, तो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स फैट्स और लिपिड्स इन द सेल विच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। अब इसमें क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं होता है, प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, तो जैसे फैट्स हो गया है ना, लिपिड्स हो गया, ये सभी चीज़ जो है वो सेल के अंदर बनते हैं, जो अलाउ करता है सेल के अंदर किसी भी चीज़ को फंक्शन करवाने में। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट आर फंक्शन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो लिपिड्स है और ये जो प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी में या फिर सेल में क्या फंक्शन को रोल करते हैं या फिर इनका काम क्या होता है। तो देखिए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोगोनोसिस। देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स है और लिपिड्स है जो बनते हैं कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और लिपिड्स कहाँ बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये जो प्रोटीन बन रहे हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये किस चीज़ को जो है परफॉर्म करते हैं, तो ये जो है यूज़ होता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन है, लिपिड्स है, ये दोनों के दोनों जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। और जिस प्रोसेस से ये सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोगोनोसिस। ओके, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, याद कर लीजिए, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोटीन कैन एक्ट एज एन एंजाइम। अब प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम की तरह जो है वो एक्ट कर सकता है। ओके, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स कैन एक्ट एज हार्मोन। अब ये प्रोटीन और लिपिड ये दोनों के दोनों हार्मोन की तरह भी जो है वो एक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, तो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है,
तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है, एक साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग मटेरियल्स को, डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, एंड ऑल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। ये इस तरह का फंक्शन को परफॉर्म करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा फंक्शन क्या है, तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स को फोल्ड करने में भी हेल्प करता है, ओके, ये प्रोटीन्स को फोल्ड करवाने में भी हेल्प करता है। और ये प्रोटीन कहाँ बनता है, हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो फॉर्मेशन हुआ राइबोसोम में प्रोटीन्स का, उनको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको फोल्ड करने का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फंक्शन क्या है कि डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जितने भी पॉइजन्स होते हैं या फिर ड्रग्स होते हैं जो सेल में होते हैं, मीन्स सेल के अलावा जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आउट ऑफ द सेल, उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। सिंपल है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि ये जितने भी पॉइजन्स है उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, मीन्स उसके अंदर जो भी पॉइजन्स के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये क्या करता है, हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। ये यहाँ तक हम लोग जो है इस लेक्चर को रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है गोल्जी एपरेटस वाले सेल ऑर्गेनेल से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, यहाँ पर जितने भी नॉलेज आपको मिल रहे हो, ये आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जैसे हर एक स्टूडेंट्स को ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी के सभी जो है वो कुछ यहाँ से नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।